तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज चौधरी और आज की हम बात करेंगे एईपे संचालक के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप भी एक एईपे संचालक हैं, एईपे सर्विस यूज करते हैं, जैसे कि आधार से पैसे निकालना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट निकालना या मनी ट्रांसफर करना, इन सभी सर्विसेज को आप यूज करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना काफी जरूरी है। क्योंकि आज का जो हमारा ये वीडियो किसी भी नए सर्विस को लेकर नहीं है, किसी भी नए अपडेट्स को लेकर नहीं है, बल्कि ये हमारा वीडियो हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं एईपे सर्विस यूज करते हैं, जैसे कि आधार से पैसे निकालना, एटीएम से पैसे निकालना, बैलेंस इंक्वायरी करना, मनी ट्रांसफर करना, इन सभी भाइयों के लिए हमारा वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि अभी 2023 में काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है। जितने भी हमारे एईपे संचालक भाई है वो काफी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं और वो सही रूल्स का पालन नहीं करते हैं। तो अभी क्या है, 2023 में यहाँ पर आपको 2 लाख से भी ज्यादा का यहाँ पर जुर्माना लगने वाला है। साथ में जुर्माना के साथ आपको जेल भी होने वाला है। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो करना है, क्या क्या यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्या क्या चीजों का यहाँ पर पालन करना है, इन सभी के हम बात करने को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा दें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि वीडियो को स्किप करते तो आपसे जानकारी मिस हो जाएगी और आपके साथ भी घटना घट सकती है और कई लोगों के साथ ये घटना घट चुका हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा निवेदन करेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह हर तरह की नई वीडियो आपको पहले ही मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि 2023 में आपको किन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले पॉइंट्स की कि यदि आप एक छोटे ईपे संचालक हैं, बड़े ईपे संचालक हैं, आप कम मात्रा में ट्रांजेक्शन करते हैं या भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन करते हैं, ये डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास जिस भी कंपनी का एईपे सर्विस है, आप जिस भी कंपनी का एईपे चलाते हैं, जैसे कि स्पाइस मनी, पेनियर बाय, फिनोपेट्स बैंक, रपी पे, आरएनएफआई, डीजीपे या एयरटेल पे में किसी भी कंपनी का एईपे सर्विस चलाते हैं, उस कंपनी के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था उन सभी सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट करके अपने स्टॉप या अपने सेंटर पे लगा लेना है। ऐसे बहुत सारे एईपे संचालक जो कि ये काम अभी भी नहीं करके रखे हैं और बहुत सारे लोगों ने करके ये लगा लिया है। तो अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आपको बस थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है। आपको एक उसका सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके अपने स्टॉप पे लगा लेना है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी अधिकारी या कोई भी कस्टमर या कोई पर्सन आपके सेंटर पे आता है तो उसको ये नहीं पता चल पाता है कि आप कौन सी कंपनी का एईपे सर्विस यूज कर रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आप इस चीज के लिए क्वालिफाई हो या इस चीज को काम करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ये उनको पता नहीं चल पाता और आपको बताने की जरूरत पड़ती है। कई बार कस्टमर आपसे पूछना भी चालू कर देता है। तो यदि आपके सेंटर या आपके शॉप में सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो कोई भी अधिकारी या कोई भी कस्टमर या कोई पर्सन आपसे ये सवाल नहीं करेगा। वो खुद ब खुद पढ़ के उसको पता चला आप इस कंपनी से काम कर रहे हो, आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो, आपने इसका सर्टिफिकेट रखा हुआ और आपको सर्विस प्रोवाइड किया गया है, आप ये कस्टमर को सर्विस दे रहे हो। तो सबसे पहला काम आपको सर्टिफिकेट लगाना है, ये पहला आपका काम है। दूसरे हम लोग दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जो कि यहाँ पर 60 से 70 या 80% लोग ये गलतियां कर रखे हैं। बहुत से लोग तो इसको फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आपके पास कस्टमर आधार से पैसे निकालने आता है तो आप क्या करते हो, उसका आधार से पैसे निकाल के उसको पैसे देके उसको दोबारा से लौटा देते हो। तो आपको वहां पर रजिस्टर मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करते। इसका सबसे बड़ा नुकसान को क्या होता है कि यदि आपको इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स का दायरा लगता है या इनकम टैक्स का छापा आपके ऊपर पड़ रहा है तो आपके पास किसी प्रकार का रिकॉर्ड या किसी प्रकार का आपके पास रजिस्टर नहीं होगा, जिससे आपका सारा जो पैसा वो जब्त हो सकता है। पहला ये केस। दूसरा केस ये हो सकता है यदि कस्टमर आपके साथ फ्रॉड करना चाहता हो, आपके साथ यदि दुश्मनी निकालना चाहता हो तब भी वो निकाल सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका जब कस्टमर आप पेमेंट निकाला वो चला गया, आपने उससे कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिया, तो ऐसे में कस्टमर क्या कर सकता है, यदि आपके वहां आ रहा है वो और पैसे भी निकाला है, कुछ टाइम बाद वो आकर दोबारा से आपको बोलता है कि हमने अपने वहां से पैसे नहीं निकाले और आपने हमारे से पैसे निकाल लिए, हमने आपके वहां आया था बैलेंस इंक्वायरी कराने के लिए, आपने हमारा इतना अमाउंट निकाल लिया। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास कोई भी रिकॉर्ड न होने के कारण से आपको दोबारा से कस्टमर को दंड देना पड़ सकता है और इस केस में आपका पुलिस भी कोई हेल्प नहीं करेगा और आपके जो भी आसपास को वो भी कोई किसी प्रकार का हेल्प नहीं करने वाले, क्योंकि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उल्टा आपको यहाँ पर डांट पड़ने वाली, आपको यहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा कि आपके पास ये रिकॉर्ड क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। दूसरा वाला कि आपको एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर में कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का आधार नंबर, कितना अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट बचा हुआ है और साथ में कस्टमर के यहाँ पर आपको हस्ताक्षर या कस्टमर का थंब आपको यहाँ पर ले लेना है। ऐसे में क्या आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि कस्टमर इतना पेमेंट निकाला हुआ है।
ये आपका काम होना चाहिए ताकि आपका काम पक्का रहे। और यदि आप ये काम नहीं कर रहे तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग इस काम को नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, दूसरा काम ये होता है कि बहुत सारे लोग ये भी गलतियां करके बैठते हैं कि वो सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं, सेविंग अकाउंट से काम करते हैं और उनको आगे चल के नोटिस वगैरह आ जाता है। तो उस केस में भी अगर यदि आपके पास किसी प्रकार का बैंक से नोटिस आ रहा है, यदि आपने 2 साल 3 साल या 4 साल पहले का अगर रजिस्टर मेंटेन करके रखा हुआ है, तो उस केस में अगर इनकम टैक्स आपके पास छापा मारती है तो आप वो अपना रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि सर हम एईपीएस सर्विस यूज करते हैं, एईपीएस का काम करते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड आप इनकम टैक्स को प्रोवाइड करेंगे उस केस में उतना अमाउंट का आपका सेव हो जाएगा। बाकी जिस चीज का आप प्रूफ नहीं दे पा रहे वो पेमेंट आपका यहाँ पर जब्त कर लिया जाता है। तो आपको ये रखना जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको ये आगे काम में आने वाला है। तीसरे पॉइंट्स की हम बात करें तो आपको किसी एक बढ़िया कंपनी का थर्मल प्रिंटर यूज करना है। जैसे कि आप किसी भी कस्टमर के पेमेंट निकासी करते हैं तो आपको सिस्टम जनरेट आपको एक रसीद कस्टमर को देना है, जिससे कस्टमर को ये पता चल जाए कि हमारे अकाउंट से कितना पैसा निकाला गया है। उसको सही अमाउंट की जानकारी कस्टमर को मिल जाएगी और कस्टमर आपका काफी संतुष्ट रहेगा और आपको भी यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आप भी संतुष्ट, आपका कस्टमर भी संतुष्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथा जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर क्या करना है, आपको एक छोटा मोटा कैमरा लगाना है। यदि आप बड़े दुकानदार हैं तो आप बड़े हाई क्वालिटी का कैमरा यूज कर सकते हैं। छोटे दुकानदार हैं तो आप सस्ते में 1500 के आसपास कैमरा मिल जाता है, जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा के यूज कर सकते हैं। तो उस तरह का छोटा कैमरा अपनी शॉप या सेंटर पे लगा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, किसी तरह की घटना घटती है तो उस केस में क्या अपना सीसीटीवी कैमरा आप बैक करके चेक कर सकते हैं कौन सा कस्टमर किस डेट में किस टाइम पे हमारे पास पैसा निकालने आया था, या वो सही था या गलत था। इस तरह की जानकारी आपको कैमरे के माध्यम से मिल जाएगी। और ये कब काम करता है, जब आपके पास कैमरा लगाओ और साथ में आपके रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो उससे आपका क्या होता है कि आप डेली का हिसाब भी मिला सकते हो कि इतने हमारे कस्टमर आए थे और इतने कस्टमर हमें पेमेंट निकल गया, वो आप सीसीटीवी में चेक कर सकते हैं। साथ में अपने रजिस्टर के हिसाब से आप मैनेज भी कर सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पर फायदा हुआ, कितने रुपए की आपने अर्निंग किया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो एक दिन का यहाँ पर कहीं पर पैसा ज्यादा चला जाता है, कहीं पर पैसा आपका किसी कस्टमर को ज्यादा दे, तो उसके इसमें क्या होता है, आप शाम को जब भी अपना सिस्टम या पहले से मैनेज करते तो वहां पर आपका अमाउंट कम आता है, तो वैसे में पता नहीं कर पाते कौन से कस्टमर को पैसा कितना चला गया। तो अगर यदि आपके पास सीसीटीवी कैमरा रजिस्टर मेंटेन करे तो उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं कि आज का हमारा कितना प्रॉफिट है, किस कस्टमर को ज्यादा पैसा दिया, वो सीसीटीवी कैमरे की वजह से चेक कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया चौथा। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट्स की। पांचवा पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे बहुत सारे दुकानदार काफी ज्यादा गलतियां करते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा लोग करते हैं कि आरबीआई के द्वारा या आपकी कंपनी के द्वारा कई बार आपको नोटिफिकेशन दिया है कि आप जब भी कस्टमर का पैसा निकालते हैं तो वहां पर आप रैंडमली अमाउंट निकालिए। जैसे कि मान के चलिए आप 1000, 1200, 1300, 1400, 2000, 2500 इस तरह का अमाउंट विड्रॉ करें। और कई बार ऐसा होता है कस्टमर 1010, 2020, 3030, 4040 तक का अमाउंट विड्रॉ करता है। और ऐसे में क्या होता है, कस्टमर का काफी अमाउंट करता है, उसको जानकारी मिल पाती है। तो आपको जो भी अपना सर्विस चार्ज लगाना है, हालांकि सर्विस चार्ज बिना लगाए काम तो चल नहीं सकता, क्योंकि एईपीएस के पैसे से आपका खर्च नहीं चलने वाला है। तो आप जो भी कस्टमर को थोड़ा बहुत चार्ज लगा रहे हैं वो आप रियल में लगाइए और कस्टमर से वो चार्ज आप बाहर से ले सकते हैं, ना कि उसके खाते से आप काटे। ठीक है, इस तरह करने से भी आपको काफी दिक्कतें होने वाली है। अभी क्या है कि काफी सारी कंपनियों ने वॉइस नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ऐसे में बहुत सारे जो दुकानदार है वॉइस नोटिफिकेशन के लिए साउंड बॉक्स ले लिया है, जिससे कस्टमर को जानकारी हो जाता है साफ साफ कि हमारे अमाउंट से कितना पैसा विड्रॉ हुआ। वैसे में यदि आप ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है तो बॉक्स आपका नोटिफिकेशन देगा, अगले को जानकारी हो जाएगी पैसा इतना निकल चुका है। यदि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और उस केस में पैसा डेबिट हो जाता है तो आपका बॉक्स तो बोलेगा नहीं, लेकिन कस्टमर को ये लगेगा कि मेरा पैसा निकला नहीं हुआ है। तो ये भी बॉक्स आप लगा लेते ताकि उसको जानकारी रहे। और सबसे मेन जो काम आपको करना है, यहाँ पर आपको 1010 या 1020 तक का इस तरह का अमाउंट विड्रॉ नहीं करना है। जो भी सर्विस चार्ज लेना है आपको वो से बाहर से लेना है, खाते से इस तरह का डेबिट नहीं करना है। यदि इस तरह का डेबिट करते हैं ऊपर से तो आपको चालान चलेगा ही। दूसरा क्या है कि आपको बैंक की तरफ से भी और साथ में आपकी कंपनी की तरफ से आपके आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप किसी बैंक का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 6वें पॉइंट हम लोग बात करें कि जब भी आप किसी कस्टमर का आधार से पैसा निकालते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी आपने देखा, कोई कस्टमर आपके सामने आता है, बोलता है कि मेरा आधार से पैसा निकाल दीजिए। तो उस केस में क्या होता है, कस्टमर आपको आधार प्रोवाइड नहीं करता, ओनली आधार नंबर बता के पैसा निकाल देता है। तो ऐसे में फ्रॉड का काफी ज्यादा चांसेस चल रहा है, मार्केट में भी काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब फ्रॉड का क्या प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कस्टमर आपके सामने आ रहा है, यदि आप उस कस्टमर को जान पहचान रहे, आपके आसपास का है, तो आप आधार नंबर के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं।
10%। और यदि आप कस्टमर को नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, तो आप बिना आधार कार्ड लिए कस्टमर का पैसा नहीं निकालना आपको। अब आप लोग सवाल करेंगे कि ऐसे में अगर कोई अनजान कस्टमर आता है जिसका खाता ना हो या किसी दूसरे खाते से पैसा निकालना है, वो कैसे निकाल सकता है? तो यहाँ पर फ्रॉड क्या आ रहा है कि कोई दूसरा पर्सन आता है और अपने हाथ में क्लोन लगा लेता है, ठीक है, जो कि मार्केट में लोग फर्जी तरीके से बना लेते हैं। फिंगर में क्लोन लगा के आता है और आपको आधार नंबर प्रोवाइड करता है और आधार नंबर के माध्यम से पैसा निकाल लेता है। बाद में जिस कस्टमर का पैसा खाते से डेबिट हो, वो बैंक में जाकर कंप्लेन करता है और आपकी आईडी को आपकी कंपनी के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। यदि आप प्रूफ वगैरह कुछ देते हैं कंपनी को, तो कंपनी आपका आईडी तो खोल देती है, बट जितने अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया वो अमाउंट आपका होल्ड हो जाता है या वो माइनस में चला जाता है। तो आपको जब भी कोई कस्टमर के सामने आ रहा है तो सबसे पहले आपको उससे आधार मांगना है और आधार कार्ड मांगने के बाद आपको कस्टमर का जो फेस उसको मैच कराना है आधार से कि वही कस्टमर आपके सामने खड़ा है, कोई और कस्टमर। ऐसे में क्या है कि जो आपका फ्रॉड का चांस है बहुत कम हो जाएगा, 99% आपका कम हो जाएगा। यदि आपका फेस, यदि कस्टमर का फेस आधार कार्ड से मैच करा तभी उस कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसा क्या हो रहा है कि अगला आपको आधार नंबर बता दिया और आपने उसका फिंगर से पैसा निकाला, उसने फिंगर में खून ला के रखा हुआ था और वो अमाउंट ट्रांसफर करके चला गया और अगले खाते से पैसा निकल गया और अगला जाकर बैंक में कंप्लेन कर दिया और आपकी आईडी यहाँ पर होल्ड हो चुकी है। ऐसा बहुत ज्यादा केस देखने को मिल जा रहा है, काफी ज्यादा आईडी सस्पेंड हो रही है। तो आपको इससे ही बचना है। अब हम बात करते हैं सातवें पॉइंट्स की। सातवां पॉइंट यहाँ पर आता है मनी ट्रांसफर को लेकर। तो हालांकि मनी ट्रांसफर लोग तो बहुत ही कम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर 1% का चार्ज लगता है कस्टमर को, जिसमें से आपको 0.5% का कैशबैक मिल जाता है यहाँ पर रिटेल भाई को। तो लोग ज्यादातर मार्केट में क्या इस्तेमाल कर, आपको सभी लोग को पता है कि लोग ज्यादातर मार्केट में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन, तो बहुत सारी मतलब क्यूआर कोड वाली फैसिलिटी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अभी अगला क्या कस्टमर क्या है, आपको यहाँ पर कार्ड नहीं प्रोवाइड करना चाहता है या फिंगर नहीं लगाना चाहता, उस केस में क्या करता है वो आपको यहाँ बोलता है कि हम आपको फोन पे कर दे रहे हैं या गूगल पे कर दे रहे हैं। जो भी आपका चार्जेस होता है वो चार्जेस भी पे करने के लिए तैयार है, बट आपको यहाँ पर क्या है वो कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का फिंगर वगैरह या किसी प्रकार कार्ड वगैरह देना नहीं चाहता है। तो दुकानदार वही संतुष्ट होकर यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर लेता है। तो ऐसे भी आपको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि आपके सेविंग्स अकाउंट से काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा और काफी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांसफर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ऐसे भी आपको बैंक से भी काफी दिक्कत होने वाला है, साथ में आपका इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और आपको यहाँ पर इनकम टैक्स से भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है। ये तो हो गया निकासी और एक तरीके से का पेमेंट रिसीव करने का। इसमें कई सारा फीचर हो जाता है, जैसे कि अभी मनी ट्रांसफर की बात आ गई। तो यहाँ पर क्या आता है, दुकानदार भाई अपना पैसा बचाने के लिए टीएमटी सर्विस ना यूज करके वो फोन पे से पैसा भेज देता है और पूरा पेमेंट यहाँ पर बचा लेता है। जैसे कि मान के लिए एग्जाम्पल तौर पे उसने 10,000 का मनी ट्रांसफर किया तो डीएमटी से करने पर आपको यहाँ पर 50 रुपए का बेनिफिट होता है, 50 रुपए कंपनी की चार्ज लग जाता है। और यदि आप वहीं पर फोन पे से अगर मनी ट्रांसफर करते हैं या पैसे भेजते हैं तो वहां पर आप जो भी कस्टमर से चार्जेस कर रहे हो वो आपका टोटल पूरा हो जाता है। तो ऐसे में दुकानदार भाई काफी ज्यादा पैसा अर्न तो कर लेता है, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में उसको काफी दिक्कतें होती है। और इसमें कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि आसपास का या किसी भी अनजान शहर का कस्टमर आपके सामने आया और आपसे बोला कि सर मुझे कुछ पैसे मंगाने हैं आपके अकाउंट में, क्या मैं मंगा सकता हूँ? तो आपने उसको अपना फोन प्रोवाइड किया, उसने किसी नंबर पे कॉल किया और कॉल करके आपके ही गूगल पे, फोन पे पैसा मंगा लिया और पैसा मंगाकर लेकर चला गया। ठीक है, कुछ देर बाद हो सके वो आपके पास आया, बोला कि सर आपने तो मुझे पेमेंट दिया नहीं और मैंने देखिए आपके खाते में इतना पेमेंट मंगाया हुआ है। तो उस केस में भी आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने पेमेंट तो खाते में मंगा लिया, उसका तो रिकॉर्ड आपके पास हो गया, बट आपने उसको पेमेंट दिया कि नहीं दिया इसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। तो यदि आप गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कम इस्तेमाल करें, और यदि आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपको डायरी में रखना जरूरी है। यदि कस्टमर पैसे मंगा रहा है तो कौन कस्टमर पैसे मंगा रहा है, उसका नाम, साथ में उसका मोबाइल नंबर, अगर वो रिसीव कर रहा है पैसा आपसे तो उसका हस्ताक्षर आपको लेना है कि हमारे वहां से इतना पेमेंट ये लेकर जा रहा है। ठीक है, रही बात पैसे भेजने की, तो पैसे भेजने में आप सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं कि पैसे भेजने में कोई दिक्कत नहीं, बट आपके रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने इतने पैसे भेजे। हालांकि ये लीगल प्रोसेस नहीं, बिजनेस के तौर पे इसे इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि ये जो बनाया है पर्सनल के लिए बनाया गया। आप पर्सनल जीवन के इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स या अपने किसी फैमिली मेंबर को कुछ पैसे भेज सकते हैं, बट इसको आप बिजनेस बना लेते हैं 50,000 60,000 कहीं पर ट्रांसफर कर कुछ पैसे लेकर अपना बिजनेस चला रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है। इस तरह का वीडियो आपको काफी ज्यादा यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा कि यूपीआई ट्रांजेक्शन करने से आपको क्या क्या दिक्कतें होने वाली है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, आपको गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल कम करना है। भले ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम फायदा हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो बिजनेस है वो काफी लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में। 8वां पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए है, ना कि आपके ग्राहक के लिए है। जो भी पैसा आप आधार या एटीएम से विड्रॉ करते हैं, उस पैसे को आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने का उसको बैंक से विड्रॉ करके लाते हैं, दोबारा से अपने कस्टमर को वितरण करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको काफी भारी पड़ने वाला है, आपको बैंक की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। तो आपको क्या करना, आपको एक करंट अकाउंट ओपन करा लेना है आपके आसपास बैंक में। यदि आपके पास पहले से करंट अकाउंट है तो आप क्या उसको अपने ईपे सेटलमेंट वाले में यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और यदि आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यदि आपका बैंक आपको आसानी से करंट अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या है कि कंपनी आपको एक फ्री टीडीएस लेटर जारी करके देती है, जो कि टीडीएस के लिए होता है। तो उस लेटर को भी लाकर बैंक में करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपका करंट अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारी कंपनियां क्या कि अपने पोर्टल से करंट अकाउंट ओपन कराना चालू कर दिए हैं, जो कि फ्री टीडीएस करंट अकाउंट, उसको भी ओपन करके आप अपने सेटलमेंट वाले अकाउंट में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करके सारा पैसा उसी में ट्रांसफर कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस तरह का आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि और यदि आप अपने पोर्टल से डीएमटी वगैरह और सभी सर्विसों का यूज ज्यादा कर रहे हैं, सीएमएस वगैरह कर रहे हैं, तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है, बहुत कम लेन देन करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, केवल आधार से पैसा निकालते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, उसको अपने खाते में ट्रांसफर करके गूगल पे, फोन पे करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में काफी दिक्कतें हो जाती है। और यदि आप ज्यादा लेन देन नहीं करते हैं, छोटे अमाउंट के यदि दुकानदार भाई है, तो आप उसके इसमें सभी सर्विसेज को यूज कर दिए, डीएमटी वगैरह वहीं से यूज कर दिए, तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है। अभी क्या है, बहुत सारी कंपनी आपको 500 से 1000 के बीच में करंट अकाउंट ओपन करिए, जो कि जीरो बैलेंस से भी ओपन करिए, उस तरह का अकाउंट ओपन करा के भी यहाँ पर इन सभी सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो चलिए अगला पॉइंट हम जान लेते हैं कि यहाँ पर अगले पॉइंट को क्या फायदा क्या नुकसान होने वाला है। अगला पॉइंट यह है कि आपको किसी एक अच्छी कंपनी का एईपे सर्विस यूज करना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी का एईपे सर्विस यूज करते हैं। बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी लग सके, ताकि उनको भी इस प्रकार की समस्या ना आए, वो किसी प्रकार का जुर्माना उनको देना ना पड़े। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।